हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम बैक विथ वन न्यू वीडियो। अभी हमने पार्ट ए डिस्कस किया था दिसंबर 2025 BCH 1 BCHET 147 का। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, लेट अस पार्ट बी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस इज अ पार्ट बी। हियर यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिकली polynuclear hydrocarbons and UV visible spectroscopy. These are the basically topics from where you will be getting question here. So first question is eighth question, that is दो questions है इसमें ए बी, एक 3 मार्क्स का एक 2 मार्क्स का। What are active methylene compounds? Explain key to enol tautomerization। और सेकंड क्वेश्चन में Claisen ester कंडेंसेशन पूछा है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनी ऑफ द थ्री ऑक्सोएस्टर, किसी भी थ्री ऑक्सोएस्टर का आपको सिंथेसिस बताना है। सो फर्स्ट एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स, तो आप देखेंगे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो जगह राइट और लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में CH2 ग्रुप रहता है। सो दोज कंपाउंड्स इन विच CH2 ग्रुप इज एक्टिव, और ये एक्टिव कब होगा? व्हेन CH2 ग्रुप इज प्रेजेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे इस कार्बोनिल CN NO2, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इनके बीच में CH2 प्रेजेंट है तो ये आपके क्या है? एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स है। अब ये इजीली डीप्रोटोनेट हो जाते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे तो CH2 का हाइड्रोजन जल्दी से निकल सकता है इन द फॉर्म ऑफ H+। तो ये जल्दी से डीप्रोटोनेट हो जाते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ देखेंगे। इथाइल एसिटोएसिटेट है ना, सबसे पहले हम इसको रीड कैसे करते हैं? ये इथाइल है, ये एसिटो ग्रुप है CH3CO, देन यहाँ पर एसिटेट के बीच में, देन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ इथाइल है, यहाँ भी इथाइल है, डाई इथाइल मेलोनेट। देन यहाँ आप देखेंगे इथाइल है, इथाइल साइनो एसिटेट। सारे आपके एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। अब क्योंकि ये पूछा है तो आगे हमें थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दैट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है ना। ये CHO है, इसके बाजू में अगर CH3 है तो C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पर ये इस तरीके से जाता है, यहाँ से ये जाता है, यहाँ से ये आपका H+ रिलीज हो जाता है। सो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म आपका एक यहाँ पर टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एसिटो एसिटेट वाले केस में ये पॉसिबल है ना। कैसे? कीटो, ये आपका कीटोन ग्रुप है, दो कार्बन के बीच में कार्बोनिल प्रेजेंट है तो इससे जो कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप आप देखेंगे कि कैसे बनता है इनॉल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है तो ये इसके साथ आ जाता है। सो OH और डबल बॉन्ड, अब ये OH है, ये ई है, इसलिए हमने इसको इनॉल बोला। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सो एस्टर, कोई भी एक ऑक्सो एस्टर आपको एक्सप्लेन करना है बाय क्लेजिन कंडेंसेशन। तो एस्टर्स क्या करते हैं? सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? एल्कोक्साइड। ये क्योंकि सोडियम है तो ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड, है ना। तो एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में ये बेस के जैसे एक्ट करते हैं। क्या करते हैं? थ्री ऑक्सो एस्टर। एस्टर क्या होते हैं? RCOOR। अब देखेंगे कि थर्ड पोजीशन पे एस्टर है ना, मीन्स ऑक्सो है। ऑक्सो इज दिस। कीटोन को भी हम ऑक्सो बोलते हैं जब हमें प्रीफिक्स लगाना होता है, सफिक्स नहीं। सफिक्स में तो ओन होता है ना। तो आप देखेंगे कैसे होता है। तो फर्स्ट स्टेप है कि इथाइल इथेनोएट रिएक्ट करेगा सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में। कैसे रिएक्ट करेगा? फर्स्ट स्टेप आप देखेंगे कि डी प्रोटोनेशन, या हम इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होता है एस्टर से बाय द बेस। अब देखेंगे ये इथॉक्साइड आयन है, NaOR था ना, तो हमने Na हटा दिया, इसको नेगेटिव लिख दिया, Na+ को रिमूव कर दिया। तो ये देखिए ये एक्टिव ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा जैसे ही तो ये इथेनॉल बन जाएगा और ये बन जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव आ गया, ये कार्ब एनायन बन गया, एनायन ऑफ इथाइल इथेनोएट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि एस्टर इनोलेट बन गया, ये है ना, डबल बॉन्ड भी है और ये एस्टर भी है। अब ये जो एस्टर इनोलेट बना है ये एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप था एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन।
अब देखेंगे कि जो ये इनोलेट बना है, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये यहाँ जाएगा तो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। तो जैसे ही अटैक होगा, आप देखेंगे एक इंटरमीडिएट स्पीशीज यहाँ पर बनेगी, जो कि ये इस तरीके की है। जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, यहाँ पर अटैक हुआ, तो ये इंटरमीडिएट बना। अब ये जो है, इसके बाद एलिमिनेशन होगा इथॉक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन हमने बेस के जैसे शुरू में यूज किया था, अब ये फिर से वापस आ गया। बेस कभी भी वापस मतलब यूज होता है तो ये रीजनरेट हो जाता है, फिर रीअरेंज होगा और आपको देखो इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट मिल गया। अब ये जो मिला है, सो 3 ऑक्सोब्यूटेनेट मिला जो है, ये एसिडिक है ना, स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसलिए ये रिएक्ट करेगा फिर से इथॉक्साइड आयन के साथ और इथेनॉल और कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, जो कि हम इस रिएक्शन से देख के समझ सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर ये कंपाउंड हुआ, इथॉक्साइड आयन के साथ बना, और यहाँ पर आप इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। और ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ये वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट मान लो, ये सेकेंड, ये थर्ड, और साथ में इनोल इथेनॉल यहाँ पर रिलीज हो रहा है। सो इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन लाइज ऑन द राइट साइड। ठीक है, मीन्स ये प्रोडक्ट्स ज्यादा आपके बनते हैं, इसलिए ये एरो बड़ा है, ये एरो छोटा है। ड्राइविंग फोर्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स बिकॉज यहाँ रेजोनेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन विल कन्वर्ट द एनायन। अब देखेंगे सब पे कार्बन पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव आयन को किस में, न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देंगे वाटर की प्रेजेंस में। तो आप देखेंगे 3 ऑक्सो एस्टर आपका यहाँ पर बन जाता है, इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट, और वाटर यहाँ रिलीज हो जाता है। सो आपको जो फाइनल इनोलेट मिला, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। एंड इफ अ स्टेबल एनायन नहीं बनता है आपका इस प्रोसेस में, तो डीप्रोटोनेशन के थ्रू अगर स्टेबल एनायन नहीं बनता है तो प्लेजेंट कंडेंसेशन नहीं। ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर पूछा गया है, गिव द आयोपिक नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, और यहाँ पर जो आपके नेम आपको देने हैं वो आप देखिए किस तरीके से आप देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो प्रायोरिटी होती है, क्लोरीन की ज्यादा है, नाइट्रो की लास्ट में है, तो 1 2 3 4। सो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो पैक्थिलीन। ठीक है, ये आपका इस कंपाउंड का नेम है। देन आप सेकेंड देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है, एंथ्रासीन है, तो नाम आपका एंथ्रासीन पे एंड होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सेकेंड कंपाउंड है, यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन भी है, मिथाइल भी है, नाइट्रो ग्रुप भी है। तो जो उसका नाम हो जाएगा, आप देखेंगे इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 मिथाइल 5 नाइट्रो एंथ्रासीन। ठीक है। सो अब इसका देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो जो इसका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 ऑक्स एंड एज फॉर नाइट्रोजन ऑक्साफोर। ठीक है, ये इसके नेम हो जाएंगे। एंड देन कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, दैट इज लाइक इसी का बी पार्ट है, राइट, नाइन्थ क्वेश्चन का बी पार्ट है। ए और बी आपको यहाँ पे असाइन करना है, तो ए और बी जैसे ही आप यहाँ असाइन करेंगे, तो देखिए वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है, ए प्रोडक्ट है, फिर वाटर का लॉस होता है, बी बनता है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही ये प्रोडक्ट का वेनेडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में नैप्थेलीन रिएक्ट करेगा, तो ये दोनों ही, ये यहाँ से ब्रेक, ये यहाँ से ब्रेक, यहाँ से ब्रेक होके ये वाले जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एसिड में। और अब यहाँ से क्या होना है, वाटर का रिलीज होना है, सब्ट्रैक्शन होना है, डिहाइड्रेशन होना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ऐसे वाटर निकल जाएगा और ये एक कंडेंस्ड कंपाउंड बन गया, तो ये ए, ये बी है। ठीक है। अब टेंथ क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि टेंथ क्वेश्चन में मैलिक एनहाइड्राइड के साथ पिरोल और फ्यूरेन की रिएक्शन दिखानी है, तो आप देखेंगे ये आपका पिरोल है, पिरोल के साथ अगर मैलिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। इसको आप ओपन करके रखेंगे तो ये इस तरीके का है। देन फ्यूरान के साथ अगर मैलिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है, तो यहाँ होती है वॉट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, यहाँ डायरेक्ट ऐसे एडिशन होगा।
तो ये कंपाउंड बनेगा। देन बी क्वेश्चन है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना है। तो पॉली एरोमेटिक पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनमें एक से ज्यादा एरोमेटिक रिंग जुड़ी होगी, ठीक है, तो वो होते हैं पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बट वेपर प्रेशर कम होता है। दे आर लिपोफिलिक मीन्स फैट लविंग but non-polar means not soluble in polar solvent. They need non-polar. They are hydrophobic means water hating, insoluble in water. This is the meaning of hydrophobic. Phobic means phobia. लार्जर मेंबर्स जो होते हैं पुअरली सॉल्युबल होते हैं इवन इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। केमिकल स्टेबिलिटी, लो वाटर सॉल्युबिलिटी, हायर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है किसकी, पीएच की, हम इनको पीएच भी कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू देयर परसिस्टेंस इन द एनवायरनमेंट। इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ये एनवायरनमेंट में बहुत टाइम तक रहते हैं। देन अमंग द पीएच नैप्थेलीन जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नैप्थेलीन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये नॉन पोलर है, insoluble in polar compounds polar solvents जैसे water. It is soluble in non-polar जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, मीथेनॉल, इथेनॉल, डाइथाइल ईथर, बेंजीन, टोलुइन। नैप्थेलीन सॉलिड है जो कि सबलाइम होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसे कपूर है ना। नैप्थेलीन बॉल्स हम कपड़ों में रखते हैं, उड़ जाती हैं कुछ टाइम बाद। इनका जो टेम्परेचर है 355 केल्विन पे सब्लिमेशन पॉइंट इजीली आपको यहाँ मिल सकता है। देन नैप्थलीन को हम इंसेक्टिसाइड के जैसे भी यूज करते हैं बहुत बार इन द फॉर्म ऑफ नैप्थलीन बॉल्स फॉर प्रोटेक्टिंग वुलन क्लोथिंग जैसे अभी मैंने बताया। किसके लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए। पीएएच जनरली फार्मास्यूटिकल में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो एक बार सेट हो गई वापस नहीं होती है ना, लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स और अदर केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। इन कंपाउंड्स को पिगमेंट्स, डाइज, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड को बनाने में यूज किया जाता है। नासा के स्पाइट्जर स्पेस टेलीस्कोप में और जेम्स वेब टेलीस्कोप में इंस्ट्रूमेंट्स में इमेजेस ऑब्टेन करने के लिए इसमें यूज किया गया था क्या, पीएएच, ठीक है। दीज इमेजेस कैन ट्रेस द सरफेस ऑफ स्टार फॉर्मिंग क्लाउड्स इन आवर ओन गैलेक्सी। तो इनकी जो इमेजेस हैं ये आपके स्टार फॉर्मिंग क्लाउड्स को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज दीज आर द यूजेस ऑफ पीएएच। देन कमिंग टू 11th क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको यूवी में एक्सप्लेन करने हैं और बियर लैम्बर्ट्स लॉ करना है। तीनों दो के हैं। तो चार टाइप के बेसिकली यहाँ ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इसलिए इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, ये इसलिए आपको 200 के नीचे मिलते हैं, वैक्यूम यूवी में मिलते हैं, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड मतलब ये सिंगल बॉन्डेड एल्केन्स में, एल्केन्स इन सब का एग्जांपल है सिग्मा तो सिग्मा स्टार। एन टू पाई स्टार आप देखेंगे, एन मतलब नॉन बॉन्डिंग होना चाहिए और सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स जैसे कि मीथेनॉल है ना, इन सब में सिग्मा एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। और इसमें भी थोड़ी सी जो 213 तक आपको मीथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अमीन की पीक्स इन सब 173 और 230 नैनोमीटर पे मिलती है ना। तो जैसे CH3OH है तो यहाँ पे लोन पेयर भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, तो ये N2 सिग्मा स्टार शो करेगा। N2 पाई स्टार मतलब डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और लोन पेयर भी होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, ये सब जो है आपके किस में शो करते हैं, ये सब आपके पाई एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं और इनकी जो लैम्डा मैक्स है ये 280 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। देन पाई टू पाई स्टार में डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे कंपाउंड्स आपको पाई टू पाई स्टार में एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। ये आपका यहाँ पर डायग्राम है, ये देखेंगे सिग्मा तो सबसे ऊपर सिग्मा स्टार, पाई तो पाई स्टार, बीच में नॉन बॉन्डिंग, ये ट्रांजिशंस आपके शो किए गए हैं। देन बियर लैम्बर्ट्स लॉ आप देखेंगे कि बियर लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड लैम्बर्ट्स लॉ में एब्जॉर्बेंस जो है वो क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्ट लेंथ के। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो Cl हो जाएगा और इसको हम हटाएंगे तो एक कोफिशिएंट आएगा एप्सिलॉन जिसको हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट कहते हैं।
या मोलर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कंसंट्रेशंस को आप मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं। लेंथ आपकी सेंटीमीटर में होती है। तो जो एप्सिलॉन की यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेंटीमीटर। ओके, देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। इसमें आपको फ्रीक्वेंसीज असाइन करनी है। ये आपके लास्ट ब्लॉक से क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन इससे आएगा। आपको चार पांच आपको फ्रीक्वेंसीज दी होंगी, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखेंगे कि सी डबल बॉन्ड ओ की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, NH2 में NH स्ट्रेचिंग मिलेगी, CH स्ट्रेचिंग मिलेगी, C ट्रिपल बॉन्ड C मिलेगा और CH मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और पार्ट बी में कौन सा मॉलिक्यूल हायर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये ए मॉलिक्यूल जो है हायर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल ऐसा है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन जो है ब्रेक हो गया है, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पर ये इसलिए ये लेसर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा इसका कम आए। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसके पहले वाले वीडियो में भी ये है, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर CH3sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो किस 3000 के आसपास मिलेगा, कि कहाँ मिलेगा। C ट्रिपल बॉन्ड है तो किस फ्रिक्वेंसी पे मिलेगा, C डबल बॉन्ड किस पे मिलेगा, CNH किस पे मिलेगा। देन हम 13th क्वेश्चन देखें, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन पूछा है, ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया है। और देन आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, इसमें आपको C डबल बॉन्डो की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना है। तो देखिए नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में मॉलिक्यूल जो है किसी भी मॉलिक्यूल क्या है, IR स्पेक्ट्रोस्कोप में बोला गया है बॉन्ड जो है एक स्प्रिंग के जैसे है, जो कि आपकी वाइब्रेट करती है, स्ट्रेच हो सकती है, हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट ओनली इन सर्टेन मोड्स, जिसको हम नॉर्मल मोड कहते हैं। नॉर्मल मोड हर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को करस्पॉन्ड करता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम हो, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेचिंग बेंडिंग। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस वो वाइब्रेशंस होते हैं जिनमें कार्बन और, मतलब हम इसको सीधे बोले बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, और बेंडिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल चेंज होता है। ठीक है, तो बेंडिंग वाइब्रेशन फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स को हम 2n-4 2n-5 से देते हैं। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अगेन दो टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिक, एक एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप बराबर से स्ट्रेच करेंगे, इधर कर रहे हैं दोनों को इधर, कंप्रेस कर रहे हैं तो दोनों को इधर। एंटी सिमेट्रिक में आपने इसको यहाँ खींचा और दूसरे वाले को भी यहीं खींच रहे हैं, तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, बेंडिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल चेंज होता है। तो ये आपका सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, आप दोनों को बराबर से खींच रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं। एंटी सिमेट्रिक में एक को खींच रहे हैं दूसरे को भी खींच रहे हैं, तो ये कंप्रेशन हो गया, ये स्ट्रेचिंग हो गया। बेंडिंग में क्या होगा, इन प्लेन मतलब दो एटम्स नीचे जा रहे हैं एक ऊपर जा रहा है, आउट ऑफ प्लेन में अलग 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 प्लेन में रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, तो ये आपका बेंडिंग वाइब्रेशन होगा। तो यहीं पे आप देख सकते हैं सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, बेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ए है ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, बी है जो एंटी सिमेट्रिक है, और सी में आपको पैरेलल वाइब्रेशंस और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस भी मिलेंगे। अब नेक्स्ट आप देखिए कि एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड की फ्रीक्वेंसीज जो है, कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। अमाइड होता है NHCO, एस्टर होता है RCOOR, एनहाइड्राइड होता है RCOOCOO, है ना यहाँ पे कुछ। एसिड क्लोराइड होता है RCOCl। तो हम यहाँ पर कॉन्जुगेशन की वजह से आप देखेंगे एनहाइड्राइड की जो डबलेट मिलती है वो मिलती है 1800 से 1850 तक, क्योंकि एक सिमेट्रिक अब्जॉर्ब स्ट्रेचिंग होती है, एक एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है। अमाइड में आप देखेंगे 1600 से 1630, एस्टर्स में थोड़ी ज्यादा होती है, एनहाइड्राइड में थोड़ी सी ज्यादा और होती है, और एसिड क्लोराइड में और ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना था, राइट। अगर हम नेक्स्ट देखें कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड असाइन ABC अलोंग विद देयर नेम्स। तो यहाँ पर एक आपका पिरिडीन है, एक आपका फ्यूरैन है।
ठीक है, तो इन सबको रिएक्ट करेंगे, अगर पिरिडीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी। एक बार ये बनेगा, एक बार ये बनेगा। अगर फ्यूरान रिएक्ट करता है SO3 के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में तो आपको सल्फोनिक एसिड मिलता है। तो ये आपका फर्स्ट। सेकेंड है तो 2 फ्यूरान सल्फोनिक एसिड आपको मिलता है, हमेशा यहाँ पर इनवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पर आपकी नंबरिंग की जाती है। अब यहाँ पर आप लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देयर इज अ क्वेश्चन कि आपको 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट जब रिएक्ट करता है क्लोरोप्रोपेनॉन के साथ तो क्या बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, एंड ऑल्सो नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये है फीस्ट बाइनरी सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, जिसमें कि एक आपका बीटा कीटो एस्टर और अल्फा हेलो कीटोन रिएक्ट करते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो आप देखेंगे ये आपका अल्फा हेलो कीटोन है, ये आपका है बीटा कीटो एस्टर, दोनों ही रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है यहाँ पे। और ये देखेंगे कि एक बार वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इस तरीके से रिएक्शन होती है, एक बार HCl निकलता है और ये कंबाइंड प्रोडक्ट बनता है। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, एंड अगर पार्ट बी भी समझ आया है, ये समझ आया है, काइंडली like, share and subscribe to the channel. Thank you.